जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर संकल्प के यूट्यूब चैनल पर। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसका जो कि थर्ड ईयर की पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है, जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ का उदय और विकास। और उसमें हम इसकी शक्तियों को भी कवर करेंगे। तो चलिए आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का उदय और विकास। तो शुरू करते हैं। लीग ऑफ नेशंस यानी कि राष्ट्र संघ 1920-39 में 1920 से बना था, 39 में समाप्त हो गया। इसका जन्म प्रथम विश्व युद्ध की त्रासदी में हुआ था। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि लीग ऑफ नेशन जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन था। एक ऐसा संगठन था जिसका उद्देश्य था दुनिया में अमन और शांति कायम करना, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध को होने से रोकना। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद दुनिया के राष्ट्रों ने सोचा कि दुनिया दोबारा युद्ध की चपेट में ना आ जाए, तो उसको लेकर के उन्होंने ये संगठन बनाया था, जिसको राष्ट्र संघ भी कहा जाता था। लेकिन कुछ कारणों से यह संगठन क्या हो गया, असफल हो गया। तो अपने अस्तित्व के अपनी पहचान के शुरुआती प्रारंभिक 10 वर्षों में उसने अच्छे ढंग से कार्य किया, किंतु लेकिन 1930 में आक्रमणकारी गतिविधियों का सामना करने में वह असफल रहा, यानी कि ये संगठन फेल हो गया। फिर सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ और यह आशा की गई कि लीग ऑफ नेशन शांति बनाए रखेगा, परंतु यह उम्मीद जो थी पूरी तरह चकनाचूर हो गई, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर को रोकने में यह नाकाम साबित हुआ संगठन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ आधिकारिक कानूनी रूप से 24 अक्टूबर 1945 को अस्तित्व में आया, किंतु द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के कुछ वर्षों पहले से ही एक प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाए जाने के प्रयास शुरू हो चुके थे। 12 जून 1941 को मित्र राष्ट्रों की एक घोषणा लंदन में हुई। इस घोषणा पर हस्ताक्षर करने वाले कुछ प्रमुख राष्ट्र थे ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और फ्रांस। 14 अगस्त 1941 को ब्रिटिश राष्ट्रपति चर्चिल और अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट द्वारा एक घोषणा की गई, जो अटलांटिक चार्टर या अटलांटिक समझौते के नाम से जानी जाती है। और अटलांटिक समझौते को तैयार करने में दो नेताओं का बहुत अहम योगदान रहा है, ब्रिटेन के चर्चिल और अमेरिका के रूजवेल्ट। ठीक है दोस्तों, अटलांटिक चार्टर जो समझौता था उसमें यह कहा गया था कि ब्रिटेन और अमेरिका जो है वो किसी नए प्रदेश देश पर अधिकार करना नहीं चाहते। वह एक ऐसी शांति चाहते हैं जिसमें सभी राष्ट्रों के लोग अपनी सीमाओं के भीतर सुरक्षा का जीवन बिता सकें, उन्हें किसी प्रकार का भय डर नहीं रहे तथा उन्हें अपनी आर्थिक उन्नति के सभी अवसर सुलभ यानी कि प्राप्त हो। अटलांटिक चार्टर समझौते को संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण में पहला कदम कहा जाता है, क्योंकि ब्रिटेन और अमेरिका ने जो प्रयास किए वो संयुक्त राष्ट्र संघ के बनने के बाद सही रूप से आज दुनिया में दिखते हैं। और इनका जो लक्ष्य रखा गया था, वो इस संगठन का लक्ष्य भी यही था कि दुनिया में शांति कायम करना और आर्थिक उन्नति के अवसर सभी देशों को बिना किसी भेदभाव के देना। और उसी रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ वर्तमान समय में कार्य भी कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र की घोषणा। संयुक्त राष्ट्र जो ये शब्द है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ जो शब्द था, ये शब्द अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट के द्वारा समझाया गया था। इस शब्द का औपचारिक सही प्रयोग 1 जनवरी 1942 को संयुक्त राष्ट्र घोषणा में किया गया, जिसमें 26 देशों के प्रतिनिधि नेताओं ने अटलांटिक चार्टर समझौते के सिद्धांत और नियमों के प्रति अपनी सहमति जताई और उस पर अपनी हामी और अपनी मंजूरी भी दी कि ऐसा संगठन दुनिया में होना चाहिए। यह सम्मेलन 21 अगस्त से लेकर 7 अक्टूबर 1944 तक चला। इसमें संयुक्त राष्ट्र चार्टर समझौते का पहला प्रारूप तैयार किया गया। विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ के 4 प्रधान अंगों जैसे कि महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय के संबंध में विस्तार से विचार विमर्श इस सम्मेलन में किया गया। अगले पॉइंट पे चलते हैं। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर समझौते को अंतिम आखिरी रूप देने के लिए अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर शहर में 25 अप्रैल 1945 को एक सम्मेलन शुरू हुआ। राष्ट्रपति रूजवेल्ट की मृत्यु के बाद ट्रूमैन अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने थे। इन्हीं ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया था और 26 जून 1945 को 50 राष्ट्रों द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए गए, यानी ये संगठन बना दिया गया। पोलैंड को 15 अक्टूबर 1945 को इस पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दी गई। इस प्रकार इसके प्रारंभिक शुरुआती सदस्यों की संख्या हो गई 51। यानी कि अगर बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ
के चार्टर पे साइन करने वाले देशों की संख्या कितनी है? तो 51 देशों ने मिलकर इसकी स्थापना करी। 24 अक्टूबर 1945 को चार्टर लागू हुआ, इसलिए 24 अक्टूबर को पूरे विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ के दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना दिवस जो है वो 24 अक्टूबर कहा जाता है। और एक बात वैसे ही आपको बता रहा हूँ कि भारत इसमें इसके बनने के ठीक 6 दिन बाद यानी कि 30 अक्टूबर 1945 को भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रधान अंग। संयुक्त राष्ट्र संघ के निम्नलिखित प्रधान अंग है। पहला, महासभा। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में सभी सदस्य राष्ट्र शामिल हैं। जितने भी मेंबर हैं वर्तमान में 193 हैं और सभी महासभा के मेंबर हैं। महासभा शांति, सुरक्षा और मानव अधिकारों से संबंधित सभी मामलों पर विचार कर सकती है। आवश्यकता पड़ने पर इसके विशेष अधिवेशन भी बुलाए जा सकते हैं। महासभा का वर्ष में एक अधिवेशन अवश्य होता है, एक मीटिंग की अवश्य बैठक होती है। शांति भंग होने की या युद्ध, जैसे कोई युद्ध हो जाए या शांति को खतरा हो, तो ऐसी स्थिति में सुरक्षा परिषद के 7 सदस्यों की प्रार्थना पर महासभा का विशेष अधिवेशन बुलाया जा सकता है। महासभा के अधिवेशन अधिकांश सदस्यों की प्रार्थना पर भी बुलाए जाने का प्रावधान है। महासभा अपने प्रत्येक अधिवेशन के लिए एक सभापति और 7 उप सभापतियों का चुनाव करती है। आगे बढ़ते हैं। महासभा की शक्तियां और कार्य। महासभा की कुछ प्रमुख शक्तियां इस प्रकार हैं। शांति, सुरक्षा और मानव अधिकारों से संबंधित सभी प्रश्नों पर महासभा विचार कर सकती है। पर सुरक्षा परिषद जब किसी विवाद, झगड़े पर या प्रश्न पर विचार कर रही हो, सुरक्षा परिषद को किसी झगड़े पर या किसी भी प्रश्न पर विचार करना हो या वो कर रही हो, तब उस प्रश्न पर महासभा को वाद विवाद बातचीत करने का अधिकार नहीं है। वह यानी महासभा सुरक्षा परिषद के गैर अस्थायी यानी अस्थायी सदस्यों तथा आर्थिक और सामाजिक परिषद के सभी सदस्यों का चुनाव भी करती है। सुरक्षा परिषद के साथ मिलकर वह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों को चुनती है और सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर वह संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की भी नियुक्ति करती है। महासभा सुरक्षा परिषद और संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्य अंगों से रिपोर्ट प्राप्त करेगी और उन पर विचार भी करेगी। महासभा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की अभिवृद्धि दृष्टि के लिए अपने विचार रखने के लिए सिफारिशें भी करेगी। महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट पर विचार करेगी और उस पर अपनी मंजूरी भी देगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे। सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसके 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 देश यानी कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन स्थायी सदस्य, कौन से स्थायी सदस्य होते हैं, और 10 राष्ट्र जो कि 2 वर्ष की अवधि के लिए गैर अस्थायी यानी कि अस्थायी सदस्य के रूप में चुने जाते हैं। तो ये हो गए स्थायी और ये हो गए अस्थायी, ठीक है ना। तो स्थायी हमारे दोस्तों 5 हैं, जबकि स्थायी हमारे कितने हैं? 10 हैं, ठीक है। तो टोटल हो गए 15। गैर स्थायी सदस्य 2 वर्ष की अवधि के बाद तुरंत फिर से नहीं चुने जा सकेंगे, यानी कि अस्थायी सदस्य को 2 साल के लिए चुना जाता है और दोबारा उनका चुनाव तुरंत नहीं होता है, ठीक है ना। सुरक्षा परिषद के कार्य और शक्तियां। सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्यकारी काम करने वाला अथवा बाध्यकारी मजबूर करने वाला अंग भी माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय यानी विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखने की प्राथमिक पहली जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद की ही है। सुरक्षा परिषद स्वयं ऐसे झगड़ों और परिस्थितियों की जांच कर सकती है जिससे विश्व शांति के लिए खतरा उत्पन्न होने की आशंका हो, जैसे कि वर्तमान में रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है उससे विश्व शांति को खतरा है, तो उसकी जांच का जिम्मा सुरक्षा परिषद के हाथ में है। यदि सुरक्षा परिषद समझती है कि कोई झगड़ा विश्व शांति के लिए घातक होगा तो वह निम्नलिखित 4 कदम उठा सकती है, जो इस प्रकार है। पहली बात तो यह है कि जिन राष्ट्रों, देशों या क्षेत्रों के बीच झगड़ा है उन्हें यह मौका दिया जाए कि वे आपसी बातचीत से उस मामले को सुलझा लें। दूसरा, यदि इसमें सफलता ना मिले तो सुरक्षा परिषद मध्यस्थता यानी उनमें सामंजस्य स्थापित करने का तथा पंच फैसला, जो 5 देश बड़े जो है वो मिलकर सुलझाते हैं, और न्यायिक निपटारे का सुझाव दे सकती है, ठीक है। और तीसरा, यदि शांतिपूर्ण उपाय कारगर सही साबित नहीं होते तो सुरक्षा परिषद अन्य ऐसे कदम उठाएगी जिनमें सशस्त्र बल का उपयोग हो सके, जैसे सदस्य देशों से यह कहना कि अपराधी देश से आर्थिक व राजनीतिक संबंध ना रखें, कि जितने भी मेंबर हैं वो अपराधी देश जो है, जो उसकी बात नहीं मान रहा है, वो सभी देश उससे आर्थिक, अपराधी देश से आर्थिक
वह राजनीतिक संबंध सारे तोड़ दे, उसे अकेला कर दे बिल्कुल। या अपराधी देश के जो रेल है, समुद्र है, वायु है, डाक तार है, वह संचार साधनों को पूर्ण या आंशिक रूप से क्या कर दिया जाए, भंग कर दिया जाए, उससे कोई संपर्क ना रखा जाए। सुरक्षा परिषद अपराधी देशों के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही भी कर सकती है। उस स्थिति में सदस्य देशों का यह कर्तव्य है कि अपनी अपनी सैनिक टुकड़ियां संयुक्त राष्ट्र संघ को तुरंत उपलब्ध कराएं। आगे बढ़ते हैं, निषेधाधिकार यानी कि वीटो पावर। अब दोस्तों वीटो पावर की अगर बात करी जाए तो मैंने आपको बताया था कि यूएनओ में जो यूएनओ की जो सुरक्षा परिषद जो उसका अंग है, उसमें टोटल 15 देश हैं, जिसमें से 5 स्थायी हैं और 10 अस्थायी हैं। तो पढ़ते हैं, 5 स्थायी सदस्यों को वीटो पावर प्राप्त है। और ये कौन कौन से देश हैं जिनको वीटो पावर प्राप्त है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए एक बार। ये मैं बता चुका हूँ वैसे भी, अभी ऊपर मैंने पढ़ाया भी है, लेकिन फिर भी जिसको याद है वो कमेंट करके जरूर बताइए कि वीटो पावर किन किन देशों को प्राप्त है। अगर प्रक्रिया संबंधी विषयों की बात करें तो कोई निर्णय तभी लिया जाएगा जब 15 में से 9 सदस्यों के सकारात्मक यानी सही मत वोट होंगे। यानी उसकी जब वोटिंग होगी यूएनओ में, 15 मेंबरों की सुरक्षा परिषद में वोटिंग होगी किसी फैसले पर, तो 15 में से कम 9 सदस्यों की हाँ होनी चाहिए, तब कोई जो प्रस्ताव वो पास होगा। तो कैसे होगा, देखो कि 15 में से 9 सदस्यों के सकारात्मक मत होंगे, पर अन्य महत्वपूर्ण मामले, अगर कोई महत्वपूर्ण मामला है जैसे कि आर्थिक या सैनिक मामला है, तो उसमें ये कार्यवाही अगर शामिल है कि आर्थिक और सैनिक मामले पर कोई फैसला लेना है, ठीक है, या आर्थिक और अगर सैनिक मामले पर कोई फैसला अगर लेना है, तो किसी निर्णय के लिए 9 सदस्यों के बहुमत की आवश्यकता होती है। 15 में से कम 2 लोगों की हाँ जरूरी है। और इनमें जो 5 स्थायी देश हैं, 5 स्थायी जो देश हैं जिनको वीटो पावर मिली हुई है, वो 5 देशों के मतों का शामिल होना अनिवार्य है। यानी कि जो जो स्थायी हैं वो पांचों की उसकी हाँ चाहिए, जबकि 10 में से केवल 4 की हाँ चाहिए, तब जाके कोई महत्वपूर्ण निर्णय पास होगा। इस प्रकार किसी भी एक स्थायी सदस्य की वीटो पावर सुरक्षा परिषद को कमजोर बना सकती है। अगर किसी ने भी उसके खिलाफ, किसी प्रस्ताव के खिलाफ में वोट दे दिया तो प्रस्ताव पास नहीं होगा, सुरक्षा परिषद से कमजोर हो सकती है। स्थायी सदस्य का नकारात्मक मत होने की स्थिति में सुरक्षा परिषद कोई सक्षम कार्यवाही नहीं कर सकेगी। इसलिए इस शक्ति को निषेधाधिकार यानी वीटो पावर कहा गया है। इस अधिकार की वजह से स्थायी सदस्य स्वयं अपने या अपने मित्रों के विरुद्ध सुरक्षा परिषद का को कोई भी कार्यवाही करने से रोक सकते हैं। स्वीकृत के दौरान वीटो पावर का इतना अधिक प्रयोग किया गया कि कई बार सुरक्षा परिषद कोई भी निर्णय लेने में असफल रही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्थिक और सामाजिक परिषद। आर्थिक और सामाजिक परिषद आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, शिक्षा और स्वास्थ्य व चिकित्सा संबंधी प्रश्नों पर विचार विनिमय के लिए सम्मेलन आयोजित करती है। वह मानव अधिकारों के प्रति आदर बढ़ाने के लिए सही सिफारिशें करती है। परिषद अपने कार्यों के विषय में महासभा को अपनी रिपोर्ट पेश करती है। परिषद की कई स्थायी समितियां भी हैं, जैसे कि तकनीकी सहायता समिति, औद्योगिक विकास समिति, विभिन्न सम्मेलनों की कार्यसूची तैयार करने वाली समिति तथा गैर सरकारी संगठनों में संपर्क रखने वाली समिति जिसमें काम किया करती है। आगे आते हैं, ट्रस्टीशिप काउंसिल। इस परिषद को यह देखना पड़ता था कि दूसरे महायुद्ध के बाद जो देश उसकी ट्रस्टीशिप में रखे गए हैं उन्हें आर्थिक सामाजिक उन्नति प्राप्त हो रही है या नहीं। तो ये इसका काम था कि जो ट्रस्टीशिप में जो देश शामिल किए गए हैं उनका आर्थिक और सामाजिक विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सारा काम ट्रस्टीशिप काउंसिल देखता था। ट्रस्टीशिप राज्यों और राष्ट्रों का यह कर्तव्य था, इसमें जो बड़े देश शामिल थे उनका यह कर्तव्य था कि वह उन प्रदेशों को इस योग्य बनाए, कमजोर देशों को इस योग्य बनाए कि वह अपना प्रशासन स्वयं चला सके। यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो देश तबाह हुए हैं वो अपना प्रशासन स्वयं चला सके, अपना विकास कर सके। तो इसमें बड़े देशों का यह कर्तव्य था कि अपनी सहायता उनको उपलब्ध करवाएं। इस परिषद के पास क्योंकि कोई कार्य नहीं बचा था, इसलिए 1 नवंबर 1994 को इसे स्थगित कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। अब ये जो अंग है ये काम नहीं करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, यह संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान न्यायिक अंग है। उसका प्रधान कार्यालय हेग यानी नीदरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के 15 न्यायाधीश होते हैं। वह महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा 9 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। न्यायालय में अधिवेशन स्थायी रूप से चलता है। न्यायालय के कामकाज की आधिकारिक भाषाएं जो है अंग्रेजी और फ्रेंच है, 2 भाषाओं में इसमें काम होता है।
पर किसी राज्य के अनुरोध पर, किसी राज्य की विनती पर न्यायालय उसे किसी अन्य भाषा के प्रयोग की अनुमति दे सकता है। जैसे कि 2022 जून में अभी वर्तमान में हिंदी को भी काम करने की अनुमति दी गई है कि भारत जो है, भारत को ये बहुत बड़ी भारत के लिए उपलब्धि है कि हिंदी को भी इसमें मान्यता मिली है कि कामकाजी भाषाओं में हिंदी को भी शामिल कर लिया गया है। न्यायाधिकारी, न्यायालय के क्षेत्र में के अधिकारों को, यदि इस न्यायालय के जो क्षेत्र है अधिकार में जो काम आते हैं उन्हें 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला आता है ऐच्छिक क्षेत्राधिकार। न्यायालय के अगर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सक्षम, ये एक मिनट समक्ष होगा, ये समक्ष है। तो आगे बढ़ते हैं कि न्यायालय के समक्ष कोई मामला, कोई भी अगर मामला लेके जाना है तो केवल राज्य यानी कि राष्ट्र ही ले जा सकते हैं, देश ही लेके जा सकते हैं या उनके प्रतिनिधि। जहां तक ऐच्छिक क्षेत्राधिकार का प्रश्न है, किसी भी ऐच्छिक क्षेत्राधिकार का प्रश्न है न्यायालय का, तो संबंधित राज्य अपने किसी भी विवाद को न्यायालय में सबको सौंप सकते हैं। किसी भी राष्ट्र का कोई भी विवाद, कोई भी झगड़ा है तो वो विवाद सीधा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले जाकर वो पेश कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनिवार्य क्षेत्राधिकार, न्यायालय उन विवादों पर विचार करता है जिनका संबंध इन विषयों से है। किसी संधि की व्यवस्था का मामला, किसी समझौते की व्यवस्था करना है तो उसका फैसला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय लेगा। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों पर यदि कोई प्रश्न है तो उसका फैसला भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय लेगा। राज्य ने अपने, किसी देश ने अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्व यानी कर्तव्यों को की पूर्ति नहीं की, अगर किसी भी देश ने अपने अंतर्राष्ट्रीय कर्तव्यों को पूरा नहीं किया तो उसका फैसला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय लेगा। अंतर्राष्ट्रीय दायित्व यानी कि विश्व के जो बड़े बड़े कर्तव्य हैं उनकी पूर्ति नहीं किए जाने पर, अगर उन कर्तव्यों को पूरा नहीं किया गया है तो उस स्थिति में हानि पूर्ति तय करना कि कौन सा देश कितनी हानि नुकसान की भरपाई करेगा, ये फैसला भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय करेगा। आगे आते हैं सलाहकारी क्षेत्राधिकार। महासभा, सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग और एजेंसियां किसी कानूनी प्रश्न के संबंध में न्यायालय की राय मांग सकते हैं। यानी कोई भी अंग, कोई भी एजेंसी किसी भी कानून के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से राय, सलाह मांग सकते हैं। ये सलाहकारी क्षेत्राधिकार है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जो कि है महासचिव। और महासचिव में अगर आप चाहो तो ये पॉइंट सचिवालय में ऐड कर सकते हो, क्योंकि इसका एक अंग जो है वो सचिवालय भी है। अगर आप चाहो तो वो सचिवालय हेडिंग बनाकर उसमें भी आप आराम से इसको ऐड कर सकते हो, क्योंकि जो ये महासभा में जो महासचिव होता है तो सचिवालय की जो कार्यवाही होती है वो क्या नाम है, महासचिव के द्वारा ही देखी जाती है या की जाती है। तो अगर आपको लगे कि ये वाला पॉइंट आप ऐड करना है तो आप सचिवालय का पॉइंट जो है इसमें ऐड आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। महासचिव, संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिवालय में एक महासचिव और आवश्यकता अनुसार अन्य कर्मचारी होते हैं। महासचिव सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा नियुक्त किया जाता है। उसका कार्यकाल 5 वर्ष का है। 1 जनवरी 2007 पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरेस ने महासचिव पद का कार्यभार संभाला था। महासभा ने एंटोनियो गुटेरेस को 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2026 तक के लिए दूसरे कार्यकालीन दूसरी बार भी वो 9वें संयुक्त राष्ट्र संघ के 9वें महासचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं। महासचिव जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी है। इस हैसियत से वह महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद तथा ट्रस्टीशिप काउंसिल के सभी बैठकों में भाग ले सकता है। महासचिव विभिन्न अंगों की कार्यवाही का रिकॉर्ड रखता है और वह सभी सूचनाएं एकत्रित इकट्ठा करता है जो उससे मांगी जाती है। महासचिव किसी ऐसे विषय की और सुरक्षा परिषद का ध्यान आकर्षित कर सकेगा जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है, तो वो सारी बातें सुरक्षा परिषद तक लेकर जाता है। तो दोस्तों ये था टॉपिक हमारा, और ये टॉपिक हमारा खत्म हुआ और मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। और अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब मिलते हैं आपके अगली वीडियो में। तो आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद।